चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए देखिए कल तक हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इन मेल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स इन द मेल, ठीक है। और देखो एसेसरी सेक्स ग्लैंड जो होते हैं इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। उनमें कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ना है, जो ग्लैंड कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, ठीक है, आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के एक्टिविटीज, ठीक है, उनकी मैच्योरिटी और तमाम ऐसे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए मेल के कंडीशन में 3 तरीके के एसेसरी सेक्स ग्लैंड अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारी जो टॉपिक है वो है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स इन मेल। सब आज ही कर लेना है, आज ही। अरे बस बैठ जाइए बहुत। चलो टहलते रहते हो। आएगा पार्टी। भला हो सर का, कल से पार्टी ही चल रहा है उनके यहाँ, नहीं। चलिए हम लोग तो आरबीसी की पार्टी बनाते हैं, आरसीबी की नहीं। बायोलॉजी वाले आरसीबी क्या करेंगे, आरबीसी करेंगे, नहीं। और देखिए दोनों का कलर एक ही है, आरबीसी का भी कलर रेड है और उनके जर्सी का कलर भी रेड ही है, ठीक है। चलिए सो केक मिला ना, केक मिल गया, फिर ठीक है। चलिए अब एकदम से देखिए एसेसरी सेक्स ग्लैंड में हमारे पास 3 अलग अलग किस्म के ग्लैंड्स हैं। पहला जो ग्लैंड है उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास ग्लैंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा जो ग्लैंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। सो 3 अलग अलग किस्म के ग्लैंड्स हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करने में बेसिकली मदद करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और अलग अलग तरीके के कंडीशंस को फुलफिल करके देते हैं आपके सामने, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो ग्लैंड है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेमाइनल वेसिकल। तो पहले तो ये समझ लेंगे सेमाइनल वेसिकल की प्लेसमेंट कहाँ है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखिए सेमाइनल वेसिकल एक लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड है, लगभग 5 सेंटीमीटर का लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए एक तरफ है आपका यूरिनरी ब्लैडर और दूसरे तरफ क्या है, रेक्टम। ब्लैडर और रेक्टम के बीच में जो जगह है, ठीक है, उसी जगह पर ये ग्लैंड जो होते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। अच्छा आपको पता है रेक्टम इज द पार्ट ऑफ व्हाट, रेक्टम किसके पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस और एनस से ही क्या होते हैं, फूड वेस्ट बाहर आते हैं, ठीक है। एंड ब्लैडर इज, तो ये दोनों जो है वो पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल प्लेसमेंट होता है इट इज इन द पेल्विस रीजन, ठीक है। 5 सेंटीमीटर के लंबे स्ट्रक्चर वाले ग्लैंड है, ठीक है, जो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, विच इज फाउंड इन द पेल्विस रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। दूसरा देखिए सेमाइनल वेसिकल एक स्पेसिफिक फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं, कल भी बात कर रहे थे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। और उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, जिसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन में सीमेन भी कहते हैं। तो इसको आप सेमाइनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड या फिर सीमेन कहते हैं, ठीक है। और यही जो सीमेन होते हैं ये डायरेक्टली कहां पर मिलते हैं, वास डिफरेंसेस के अंदर, कल बता रहे थे ना। तो सेमाइनल वेसिकल के जो डक्ट हैं इट ओपन्स इनसाइड वास डिफरेंस, ठीक है। और क्या करते हैं, इट पोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेमाइनल फ्लूइड इनसाइड द वास डिफरेंसेस, ठीक है। अब देखिए इसकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है इट वेरीज लाइक 60 to 70%। सो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है सेमाइनल फ्लूइड की वो कितनी होती है,
60 to 70%, यानी 60 to 70% तक ये कंट्रीब्यूट करता है ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड इनसाइड द वास डिफरेंस। ठीक है, और सेमाइनल फ्लूइड का काम कल आपको बताए हैं। सेमाइनल फ्लूइड जो होते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में जब यूरिन पास करके उस पूरे एरिया को एसिडिक बना देते हैं, उस पार्ट के कंडीशंस को वापस से उनके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और दूसरा कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं स्पर्म के चारों तरफ, क्योंकि बहुत गाढ़े कलर के लिक्विड है ये, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट द स्पर्म टू फॉर्म अ लेयर। तो डायरेक्ट जो कनेक्शन होती है कि वास डिफरेंस के लेयर के साथ स्पर्म का डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है। तो जब डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो पीएच का कोई डायरेक्ट इफेक्ट भी नहीं होगा, और उधर न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में ये क्या करते हैं, स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देखिए अगर आप इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, यानी कि जो सेमाइनल फ्लूइड है, अगर आप उनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें वाटर तो होंगे ही, क्योंकि अगर ये फ्लूइड है तो इट कंटेन्स वाटर। बट वाटर के अलावा इनके पास और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अलावा इनके पास प्रेजेंट होते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड है ये, एंड इट इज द एनर्जी सोर्स ऑफ द, इट इज द एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म। स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा यहां पर सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट समझते हैं ना, HCO3 माइनस आयन, अगर आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो HCO3 माइनस आयन। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एक लिपिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोस्टग्लैंडिन। तो इतनी चीजें जो है वो इनमें पाई जाती हैं। ठीक है ना, वाटर है, फ्रक्टोज एज अ एनर्जी सोर्स, इसके अलावा सिट्रेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन जो बेसिकली इस्तेमाल में आते हैं। देखिए सिट्रेट और बाइकार्बोनेट आयन का बेसिकली जो इस्तेमाल होता है कि वो माइक्रोबियल किलिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और दूसरा कि बेसिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा एक लिपिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोस्टग्लैंडिन। ठीक है, जब आप लिपिड पढ़ते हैं तो वहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, और वहीं पर एक हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज प्रोस्टग्लैंडिन। तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइनल मसल्स फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, वेजाइनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो स्पर्म होंगे उनकी मूवमेंट होगी और वो रीच करेंगे टू द रीजन ऑफ एम्पुलरी स्थानिक रीजन फॉर द फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इनका एक अलग ही रोल होता है कि ये किसी भी हाल में स्पर्म को एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक आसानी के साथ कहां पहुंचा दें, टू द फेलोपियन ट्यूब फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ प्रोस्टग्लैंडिन, तो प्रोस्टग्लैंडिन दो तरीके के काम करते हैं, एक तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइनल मसल्स। ठीक है, ताकि कि कम से कम टाइम, अभी आपको पढ़ाएंगे, कम से कम टाइम जो है वो स्पर्म बिताए उस वेजाइनल रीजन में, क्योंकि वेजाइनल रीजन में एसिडिटी बहुत होती है। ठीक है, और वो उस रीजन को छोड़ करके जल्दी से जल्दी कहां पहुंच जाए, टू द रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ताकि कि फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सके। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो मैंने आपको एकदम से जिसको कहते हो ना प्रिसाइज रोल बता दिया कि प्रोस्टग्लैंडिन के रोल। अब देखिए ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे असर्सन रीजन में। ठीक है, और सवाल होगा कि प्रोस्टग्लैंडिन इज अ काइंड ऑफ लिपिड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेमाइनल फ्लूइड, ये असर्सन है। और रीजन होगा प्रोस्टग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म and also responsible for the contraction of vaginal muscles for the fusion of gametes। अब आपको वो लाइन पता होगा तभी आप ABCD के फॉर्म में टिक कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर आपको लाइन ही नहीं पता है तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। असर्शन एंड रीजन में लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और जब तक आप लाइंस को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपसे असर्शन और रीजन के सवाल बनेंगे। तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है कि असर्शन इज राइट, रीजन मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर यही है।
ठीक है, दूसरा क्या है, assertion is true, reason is false, but the reason is not a correct explanation of answer। दोनों है तो सही लेकिन दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला भी कंडीशन इसमें नहीं है। खैर, तीसरा जो पूछा जाता है वो जनरली क्या पूछा जाता है, assertion is true, reason is false। और चौथे में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। एक बार आपसे पूछा जाता है कभी, इसलिए आपको ऑप्शंस ध्यान से देखने होते हैं। एक बार पूछ देते हैं assertion और reason both are wrong, और एक बार पूछा जाता है, कभी आपसे पूछ दिया जाता है assertion is right, सॉरी assertion is wrong और reason is correct। ऐसे भी सवाल होते हैं। तो ये नहीं कि एक बार आपने देखा और बस वही, ये या तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, ठीक है, और हर बार देखिए, अगर उनको सवाल बदलना होगा, अगर उनको ऑप्शन बदलना होगा तो अलग से आपको फिर से देंगे 4 ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अकबका के क्या करते हैं कि उनको 4 ऑप्शन पता है, बार बार वैसे ही चलता है, वो क्या करते हैं उसी ऑप्शन को यूज कर लेते हैं, तो वहां पर 4th ऑप्शन में गड़बड़ी हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे सवालों के जवाब टफ होते हैं। देखिए, ये इतने आसान सवाल नहीं, अभी आप पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं ये तो बन जाएगा मेरे से, बट ये सवाल जैसे ही पेपर पर आएंगे, ठीक है, इस सवाल की ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी मैं आपको एकदम सिंपल बात बता रहा हूँ। पिछले साल मेरे एक लड़का पढ़ता था, उसने एग्जाम दिया इस बार नीट का, ठीक है, 446 आ रहे हैं उसके, ठीक है, और मैं जब भी मतलब मेरा बड़ा क्लोज लड़का है वो, ठीक है, तो वो महीने 2 महीने पर बेचारा फोन करता था, और मैं उसको अंतिम टाइम तक समझाया हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वो जब भी वो ऑनलाइन क्लासेस करता था किसी संस्था में, संस्था का नाम तो हम वीडियो लेक्चर में नहीं ले सकते, लेकिन कंडीशन ये होती थी कि ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाता था, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो पढ़ लेता था तो उसको लगता था कि उसको सब कुछ आता है। एज ए स्टूडेंट हमें लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और मुझे इस बात का डर था कि वो यही गड़बड़ी करने वाला है। वो मैं उसे कहता था फिजिक्स, हाँ सर फिजिक्स सब हो गया, सब हमने बना लिया, सब कर लिया, सब हो गया। बायोलॉजी तो सर पूछना ही नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी तो डीएनए में भी 12 में पढ़े तो खूब पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, अपना यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, सब हो गया। और जब सवाल पूछा गया तो इस बार देख ही रहे क्या कंडीशन थी, एक तो टफ पेपर भी थे, और दूसरी बात कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, इवन लास्ट दिन मैंने उसको रात को बोला है कि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होना है तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हें आता है अच्छी बात है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि तुमको सब कुछ आता है। और वही गलतियां हुई हैं उससे, ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा निगेटिव हुआ, ठीक है, बायोलॉजी में 310 आए हैं, उसी ने इज्जत बचाई है, ठीक है, बाकी जितने भी हैं सब में निगेटिव मार्किंग इतनी हो गई कि 446 के आसपास में, जैसा कल उसने बताया, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो गए, एनटीए ने अपने ऑफिशियल आंसर की परसों अपने वेबसाइट पर डाल दिए। ऑफिशियल आंसर की को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आएंगे, ठीक है ना, कोई इधर उधर की बात नहीं है, ना कोई कोचिंग उसको निकाले, क्योंकि जो एनटीए बोलेगा वही फाइनल है, ठीक है, तो उससे बच्चे अपना मिला लिए, उनको समझ में आएगा कि क्या होना है। अब वो तो रिजल्ट बताएगा कि कितने पर कट ऑफ जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो तो अलग मैटर है। इसीलिए देखिए, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद आप जाकर के उसको एनसीईआरटी से रेफर कीजिए, वो लाइंस लिखी हुई है वहाँ, ठीक है, और एक बार अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो वो चीजें आपके लंबे समय तक आपके ध्यान में रहती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि कहा जाता है कि जो आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, और जो आपका सबसे बेहतर धर्म ग्रंथ होता है, रिलीजियस बुक जिसको कहते हैं आप, ठीक है, वही आप एज ए स्टूडेंट, जो आपका रिलीजन है, स्टूडेंट के रिलीजन में, चूंकि आपका एक ही रिलीजन है, दैट इज यू आर द स्टूडेंट, ठीक है, और उसमें एक ही धार्मिक बुक है आपके जीवन की, और वह है एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो जैसे लोग अपने आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की शांति का मतलब कि परलोक को सुधारने के लिए, हमारे हिंदुइज्म में परलोक सुधारा जाता है, ठीक है, बाकी दूसरे रिलीजन्स का मुझे ज्यादा नहीं पता। अपने यहाँ परलोक सुधारा जाता है कि अगले जन्म में हमको ऐसा हो जाना चाहिए, इस जन्म में तो बहुत कष्ट होता है। ऐसा करते हैं, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ठीक है, तमाम हमारे यहाँ चीजें होती है, रामायण पढ़ेंगे, बस जो आप इन चीजों को मानते हैं ना, बस वही आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए एनसीईआरटी, ठीक है। तो थोड़ा आपको ना उस पर प्रिसाइज होना पड़ेगा, ठीक है, और लाइंस बहुत कम लिखी हुई हैं, लेकिन हर लाइंस जो है ना वो 10-10, 20-20 लाइन के बराबर है, ठीक है। जैसे उस दिन खुशी ने पूछ दिया कि सर ब्लॉटिंग खाली लिखा हुआ है बस, ठीक है, और ब्लॉटिंग के बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ना ऊपर ना नीचे, तो आपको सोचो पूरी ब्लॉटिंग पढ़ानी पड़ गई, ठीक है। तो वो लाइन लिख करके भूल जाते हैं, बाकी वो जो पढ़ा रहा है वो जानने की क्या क्या उसको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा है आपका, ठीक है, और आप आ गए हैं जून के महीने में, समझ लीजिए अब कितने दिन बचे, जोड़ लीजिएगा तो 6 महीने बचे हैं, जोड़ लीजिएगा तो 6 महीने बचे, जोड़ दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6-7 महीने हैं,
जनवरी से आपको फुर्सत नहीं मिलने जा रही है, पूरा जनवरी आपका बर्बाद किया जाएगा स्कूल के प्रैक्टिकल में, ठीक है। 3 ही दिन बुलाएंगे लेकिन 3 दिन में आपको पेर देंगे, ठीक है। और उसके बाद तब तक फरवरी, 1 फरवरी से तो एग्जाम होना ही है, ठीक है। और बायोलॉजी ही बोन ही करता है आपका, ठीक है। और 2 बार से बायोलॉजी की बोन ही खराब हो जा रही है बच्चों की, तो थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे। खैर, ये वाली बात सबको समझ में आ गई, दैट इज द सेमाइनल वेसिकल। क्या है भाई, आज बड़े खुश हो, ठीक है। केक अकेले अकेले खाए नहीं, बट नहीं सबकी पार्टी थी, बट यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें 2 ही लोगों ने केक खाया, हम लोग कहाँ खाए, हम तो गरीब लोग हैं, ठीक है ना। आज ही नहीं, मेरा टीम आरबीसी है, बायोलॉजी के टीचर का आरसी भी कहता, आरबीसी है, ठीक है। अच्छा, एक ही है, हाँ तो है तो, लेकिन मैं वैसा वाला टीचर नहीं, मतलब थोड़ा कंजूस है इस मैटर में, ठीक है। तुम लोग पार्टी दोगे तो मैं खा लूंगा, ठीक है। क्या सर आप भी ना, चलिए वापस आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट जो ग्लैंड है, इसके बारे में जरा जानिए। इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड को लेकर के एक बड़ा विचित्र वाकया हुआ, ठीक है। और मैं आपको हर साल में वाकया सुनाता हूँ, ये वाली मतलब एक घटना है, जरा उसको समझिए। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए नहीं पढ़ना जरूरी है कि वो आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। फिजियोलॉजी को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो लाइफ का पार्ट है, ठीक है। और कोई आपको मूर्ख ना बना दे, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी आ गई ऑफ द ब्लड, आपने ब्लड का वो कराया, ब्लड को जांच में भेजा और उसकी एक रिपोर्ट आती है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल रिपोर्ट्स आ रही है, ठीक है। फिजिकल रिपोर्ट आ रही है ब्लड की। अब उसमें बहुत सारी चीजें जिसको आप बायोकेमिस्ट्री कहते हो ब्लड का, उसमें आरबीसी की काउंट है, डब्ल्यूबीसी की काउंट है, ईएसआर है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, न्यूट्रोफिल, ये वो सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई चाहे आप मैथ्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, है तो ह्यूमन बीइंग ही ना, ठीक है। तो इतना तो आपको पढ़ा लिखा हो जाना चाहिए कि आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए एक वाकया क्या हुआ कि मैं एक मेडिकल स्टोर पर गया, आज से 1-2 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट नहीं पता, बट 2 साल से तो मैं ये कहानी सुना ही रहा हूं। अब कह रहा हूं कि चूंकि वीडियो बन रहे हैं तो मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, ना किसी दुकान का नाम ले सकता, बट मैं एक मेडिकल स्टोर पर गया, कहानी सुनो बहुत मजेदार है, और इसीलिए कहता हूं कि इसको क्यों पढ़ना चाहिए। और एक लेडी जो थी वो बेचारी आई एक पुर्जा लेकर के उस दवाखाने पर, ठीक है। होम्योपैथिक दवाखाना था वो वहां पर पहुंची, मैं भी दवाई लेने के लिए गया था, और उन्होंने दिखाया वो पुर्जा उस डॉक्टर को, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए ना, सो फलाना कोई डॉक्टर है, कहीं यहाँ नहीं, मतलब कहीं जैसे नहीं होता है, शिवगंज है, मदनपुर है, ऐसी जगहों पर, मतलब अनुमंडल के एरिया में, उन्होंने हमको कह दिया है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है। उन्होंने कह दिया है, उन्होंने मगही में बोला, उन्होंने कहा कि आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है, और अभी तक हम 2000 रुपया का दवाई खा चुके हैं। उस डॉक्टर ने पुर्जा देखा, उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, घसीटा मल लिखा हुआ था कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब वो डॉक्टर माथा पकड़ करके बैठा हुआ है, कहा कि माँ जी पहले आप बैठिए, थोड़ी बुजुर्ग थी, पहले बैठ जाइए, ठीक है। और उसके बाद उस डॉक्टर ने समझाया, मुझे भी हंसी आ गई ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो मुझे जानते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, तो वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा कि देख रहे हैं सर, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा कि मतलब ये तो बहुत विचित्र कंडीशन है। उन्होंने समझाया कि माता जी, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड होते ही नहीं है, ठीक है, और 2000 का दवाई आपको चिपका दिया गया इसके चक्कर में। कितनी बड़ी बात है, आप जरा सोच करके देखिए, तो है कि नहीं। तो अगर माता जी को ये पता होता तो डॉक्टर को 2 तमाचा पहले ही दे देती, ठीक है, क्योंकि होगा कोई झोला ही, मतलब झोला छाप टाइप के डॉक्टर होंगे तभी तो पता। नॉर्मल बेहतर डॉक्टर तो कभी बोल ही नहीं सकता ये बात, तो ठीक है, वो कितना भी वसूली भाई क्यों ना हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई 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 आया और कह दिया कि फलाना, अरे आपको तो प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है, अब आप भी पगलाए घूम रहे हैं रोड पर, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि प्रोस्टेट तो गर्ल्स में होता ही नहीं है, महिलाओं में होता ही नहीं है। कहा भाई तो 5000 का दवाई चल गया उसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सीखना है ये सारी बातें, समझिए बात को। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक स्पेसिफिक ग्लैंड है विच इज फाउंड इन द मेल ओनली। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये
सिंगल ग्लैंड है। देखिए एक बार ये भी सवाल पूछा गया एक्चुअल में, ठीक है, असर्शन रीजन में, प्रोस्टेट इज द पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड विच इज फाउंड इन द proximal part of urethra. It is the pair of gland which is found in the proximal part of urethra. और रीजन में लिखा हुआ है this gland is responsible for the synthesis of या secretion of 20 to 30% of seminal fluid. उन्होंने असर्शन में देखो क्या लिखा, असर्शन में लिख दिया है it is the pair of sex gland इन मेल। देखिए असर्शन समझ में आ रहा है, और रीजन में भी लिख दिया गया है कि इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20 to 30% ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। और आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, असर्शन इज राइट, मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज राइट। चलो मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन, जरा आप चूज करके बताइए। assertion is correct, reason is correct, assertion reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। दूसरा क्या है, वही assertion is correct, reason is correct, but reason is not correct explanation of assertion। तीसरा है assertion is right, reason is wrong, ठीक है। और चौथा है reason is right, assertion is wrong, ठीक है। देखिए यहां पर बस एक पॉइंट में गड़बड़ी हुई है और ये assertion गलत हो गया, क्योंकि it is not a pair of gland, इट इज अ सिंगल ग्लैंड। समझ में आ रहा है ना, देखिए कितना माइन्यूट है, ठीक है। अगर आपके दिमाग से थोड़ा सा भी ये बात निकल गया तो आप पता किसको टिक करके आएंगे, आप इसको ए को टिक करके आएंगे, क्योंकि ये दोनों सही है। नियम से ऐसा लग रहा है ये दोनों सही, अगर ये केवल हटा दिया जाए ना पेयर को तो आपको पता चलेगा ये दोनों सही है, ठीक है। और वहां पर आप मात खा गए। और एग्जाम्स में ऐसा बहुत होता है भाई, ठीक है। यहां तो आप पढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चन भी बनते जा रहा है आपसे, बट एग्जाम में ये सब बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि आप प्रेशराइज रहते हैं और प्रेशर में ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप करते ही रहते हैं और बाद में बहुत अफसोस है। अगर आपको नहीं आता है, वो गलत हो गया तो ज्यादा अफसोस नहीं आएगा। एक अरे यार पेयर था, क्यों मैंने गलत कर दिया, इतना छोटा सा चीज, और आपको पूरे दिन ना मन नहीं करेगा कि क्या करूं, ऐसा तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मेरे से, ठीक है। लेकिन उसी ने आपको बहुत पीछे भेज दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं आते हैं, तो जरा समझेंगे। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ सिंगल ग्लैंड। ओह मैंने पहले सिंगल लिख दिया था तब ये क्वेश्चन दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसने इन लोगों ने 4th टिक भी कर दिया। ओहो चलिए देखिए इट इज अ सिंगल ग्लैंड। और देखिए इसका टर्म हम लोग यूज करते हैं चेस्ट नट शेप्ड। चेस्ट नट का मतलब समझते क्या होता है, क्या अखरोट, ये पूरी वैरायटी अलग होती है। अखरोट भी उसी में आते हैं, सुपारी भी उसी में आते हैं, ठीक है। और वाटर चेस्टनट किसको कहते हैं, सिंघाड़ा को, पानी फल को, ठीक है। तो चेस्टनट एक जिसको कहते हैं ना कि एक बिरादरी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फल जो हैं वो उसी फॉर्म में आते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको अखरोट कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग आप देखेंगे नेट पर तो बड़े विचित्र विचित्र नाम दिए हुए हैं इसके, ठीक है। उसमें सुपारी का भी जिक्र है, ठीक है। उसमें आपके वाटर चेस्टनट में पानी फल का भी जिक्र है। तो एक उन्होंने बता दिया कि इस तरीके के ग्लैंड होते हैं चेस्टनट लाइक, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, डिस्टल आगे, प्रॉक्सिमल पीछे, ठीक है। तो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। और क्या करते हैं, इट कंट्रीब्यूट 20 to 30% ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। तो ऑलमोस्ट सेमाइनल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही रह जाती है, केमिकल नेचर वही रह जाता है, उसमें भी वाटर एज यूजुअल रह जाते हैं, ठीक है ना, सिट्रेट रह जाते हैं, बाइकार्बोनेट रह जाते हैं। नहीं इसमें इसमें फ्रक्टोज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक और एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा, जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। ये टर्म आप याद रखेंगे, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। जैसे उसमें जो आपका सेमाइनल वेसिकल था, उससे जो सेमाइनल फ्लूइड निकल रहे थे, उसमें केमिकल था जो एक्स्ट्रा केमिकल था, उसका नाम क्या था, प्रोस्टग्लैंडिन। और यहां पर इसका नाम क्या है, तो एक एक्स्ट्रा इसमें भी केमिकल निकल रहे हैं, एक एंजाइम निकल रहे हैं जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर को याद रखिए, ऐसे भी सवाल सर्सरीज में आ जाते हैं, ठीक है, कि द सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है, दैट कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल इज
कंसिस्टेड ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन, और दूसरा होता है कि फाइब्रिनोलाइसिन इज द केमिकल विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए बस इसी से तो असर्शन रीजन आपको मैंने 3-4 बता दिए। ठीक है, असर्शन रीजन का कोई माई बाप नहीं है, वो आप जैसे चाहे वैसे ही उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। देखिए अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन तो मैंने बना दिए। ठीक है, और ऐसे सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। अगर ऐसे इसके ऊपर में फ्रेम करना है तो यही सब सवाल कॉमन है, और सबसे ज्यादा गलतियां असर्शन रीजन नहीं होती है। ठीक है, तो जब से एम्स वाला पार्ट हटा दिया गया है, ठीक है, और सबके एग्जाम को कंबाइन कर दिया गया, तब तक असर्शन रीजन डाल दिया गया, चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। ठीक है, खैर, तो यहां पर याद रखेंगे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन, और उसके सेमाइनल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमाइनल वेसिकल में प्रोस्टग्लैंडिन। हाँ, एक्स्ट्रा उसमें फ्रक्टोज भी होते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए मेल में रिप्रोडक्टिव, एक और बात जान लीजिए, मेल में रिप्रोडक्टिव कैंसर जो होते हैं ये बहुत लिमिटेड है। ठीक है, होते हैं बट फीमेल की तरह नहीं होते। फीमेल में तो सर्विक्स कैंसर भी होता है, तो यूट्रस कैंसर भी हो जाता है, तो ना सब सारे कैंसर हैं फीमेल में। ठीक है, बट मेल में जो सबसे प्रोनाउंस्ड कैंसर है, जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला, यानी कि होने वाला जो कैंसर है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो पता क्या है, वो है प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, आप ज्यादातर सुनेंगे मेल ऑफ एज मोर देन 60 उनके प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, और उस प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत के कारण कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड को डॉक्टर जो है वो सर्जरी के थ्रू हटा भी देते हैं। फिर एक चीज और भी प्रॉब्लम कर देती है, देखो ये भी जानना चाहिए, प्रोस्टेट ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तो पार्ट है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से फिर आपका यूरिन जिसको आप होल्ड करके रख सकते थे, ठीक है ना, उसकी भी कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है, उसकी भी कंडीशन जो है वो खत्म हो जाती है। फिर आप होल्ड ऑन करके नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हुए और आपके लिए लग रहा है कि ना यूरिन हैज टू कम, लेकिन आप कहते नहीं, आप क्लास के बाद जाएंगे, अब क्या सर से परमिशन मांग। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत सारे परेशानियां होती हैं, तो हम लोग जो पढ़ते हैं उसी के बेसिस पर केवल बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम जो है वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्रिएट करता है आपके लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तीसरा जो ग्लैंड है, उस ग्लैंड को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज, बहुत अच्छे, इसको हम लोग कहते हैं, फीमेल में ऐसा ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बर्थोलिन कहते हैं। ठीक है, और मेल में इस ग्लैंड को कॉपर्स कहते हैं, या कॉपर्स एकदम अलग टर्म लग रहा है, तो फीमेल के साथ अगर मैच करना है तो उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। देखो इधर, अब इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद करते रहिएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं, इट इज द पेयर ऑफ, ये भी पेयर में पाए जाने वाले ग्लैंड है। कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये पेनिस के बेस पर प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज एलमोंड शेप्ड स्ट्रक्चर, एलमोंड स्ट्रक्चर वाले ग्लैंड। ठीक है, पेयर ऑफ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस। ठीक है, एलमोंड समझते हैं ना सारे लोग, क्या होता है, कौन सा बादाम, हाँ बहुत सारे लोग, हम लोग एलमोंड उसको भी कहते हैं, वो जो अपने यहाँ मूंगफली चिनिया बादाम जिसको कहते हैं, अपने यहाँ थोड़ा अलग बोला जाता है, नहीं बोलते हैं ए जाके नहीं बादाम ले हो तो। ठीक है, तो हम लोग जनरली बादाम, जब प्रिसाइजली बोला जाता है हम लोगों को अपने घरों में, सुनो बड़ा वाला बादाम लाना, ठीक है, जिससे दिमाग ठीक रहेगा तुम्हारा, ठीक है ना, खाओगे तो थोड़े इंटेलिजेंट बनोगे। हालांकि आज तक ये भी नहीं पता किसी को, ठीक है ना, कि बड़े बादाम खाने से लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं। बचपन में कितना घोर घोर करके पिला दिया गया होगा आप लोगों को, देख रहे हो ना अपने आप को, तो दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है ना, कितना भी बादाम घोर घोर करके पिलाओ वो कहानी वही रह जाती है, नहीं कोई नहीं, ऊपर से महंगा भी आता है, खाली उतना पैसा रख लोगे तो ऐसे इंटेलिजेंट हो जाओगे। नहीं पैसा घर वालों को कि सॉरी छोड़ी, ऐसा कीजिए उतना रुपये हमको दे दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो, सो इट इज द पेयर ऑफ एलमोंड शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस, और ये क्या करते हैं, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड या एक वैक्सी फ्लूइड को रिलीज करते हैं। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड या वैक्सी फ्लूइड को रिलीज करते हैं,
और ये जो फ्लूइड होते हैं इनका काम क्या है? ऑब्वियसली बात है कि ये कॉपुलेटरी एक्टिविटी के दौरान क्या कर रहे हैं? हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जिस समय में कॉपुलेटरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस कंडीशन में फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ पेनिस इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सो दैट फीमेल इजेक्ट स्पर्म इनसाइड द मेल इंजेक्ट स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट की कंडीशंस को अप्रोप्रिएटली जो वर्क कराने में मदद करते हैं, ये यही वैक्स वाले फ्लूइड हैं, यही लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, ठीक है, जिसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड से निकलते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें भी एक बात है, कंट्रीब्यूशन वाइज आएंगे तो ये केवल मेल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड वही बता रहे थे आपको। ठीक है, अभी जब फीमेल पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इसी के जैसा एक ग्लैंड है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है बर्थोलिन ग्लैंड, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम थिंग। वो एकदम सिमिलर कंडीशन को फुलफिल करता है। समझ में आ रहा है ना? यानी वो भी वैक्सी फ्लूइड को ही रिलीज करते हैं, और जब दोनों के वैक्सी फ्लूइड मिलते हैं तब जाकर के वो कंप्लीट 100% फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है एंड द कॉपुलेटरी एक्टिविटी विल बी परफेक्ट। अब समझ में आया? तो ये ओवरऑल कहानी हो गई किसकी? एसेसरी सेक्स ग्लैंड इन द मेल की। ठीक है, अब इसमें एक बात और बची हुई है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरे हार्मोनल कंट्रोल को ही पहले हम लोग इसका एक डायग्राम तैयार करेंगे। देखिए आप उस हार्मोन्स को जानते हैं, बस केवल उसको क्या कर लेना है, केवल उसको एक साथ जोड़ लेना है। जैसे आप क्या नहीं जानते? आप एफएसएच जानते हैं ना? बोलो हाँ। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एक और हार्मोन होता है उसी तरीके का, उसी ग्रुप का, जिसका नाम है आईसीएसएच, इंटेस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन, ये तो जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नहीं, इसके अलावा और कोई भी हार्मोन नहीं है। हाँ, फिर सर्टोली सेल भी दो हार्मोन को निकालते हैं, एक का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं उसको, एबीपी। ठीक है, या उसी का नाम है एक्टिविन प्रोटीन, और एक का नाम है इनहिबिन प्रोटीन। तो वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उस पूरे हार्मोनल सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसी चीज को कल हम देखेंगे। थोड़ा आप पढ़ करके भी आ सकते हैं, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल इन द मेल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।